बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। इस वक्त लंगड़ी लूली जमहूरियत है इस रियासत के अंदर, इस मुल्क के अंदर, जिसने किसी एक की बर्बादी की करने के लिए इस वक्त हर घर के बर्बाद कर दिया है। या कहा जाए आम अल्फाज में, कोई भी किसी दूसरे की बर्बादी के लिए अपने घर को आग नहीं लगाता। इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनकी पार्टी की बर्बादी के लिए ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुल्क भर के अंदर जो है वो आग लगा दी गई है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ एक वक्त ये कि जेफरी रॉबर्टसन, पाकिस्तान की सियासत में एक नया कैरेक्टर जो है वो एंटर हुआ है, जिसका नाम है जेफरी रॉबर्टसन। अब ये जेफरी रॉबर्टसन है कौन, इसकी कहानी क्या है, इसके ऊपर नून लीग प्रोपेगेट क्यों कर रही है, पाकिस्तान इस वक्त ज़वाल का शिकार क्यों है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी पॉलिसी है, क्या कोई पॉलिसी मौजूद है या नहीं, क्या कोई तरजीहात में चीज़ शामिल है या नहीं, और पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की बेहतरी के लिए जाने वाली हुकूमत तो जो बदतरीन काम करके गई सो करके गई। केयर टेकर सेटअप ने क्या एक रबड़ स्टैंप है ये गवर्नमेंट कि इसको जो कहा जाए उसी तरह से इन्होंने मिनवान अमल करना है, और फिर अपने अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये कि इस वक्त मुकम्मल जो सियासत है हमारी, उसके अंदर साफ और बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी पार्टी को बर्बाद करने के लिए जो एक इंतकाम है वो 25 करोड़ आवाम से लिया जा रहा है। वो इंतकाम इस तरह से लिया जा रहा है कि सारा ज़ोर सिर्फ इस बदतरीन एहतसाब या बदतरीन इंतकाम की नज़र हो चुका हुआ है। 25 करोड़ आवाम को क्या चाहिए, वो किस हाल में है, इसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है कि कौन गिरफ़्तार हो रहा है या कौन रिहा हो रहा है। आम आदमी को सरोकार इस वजह से है या इस बात से है कि उसको उसकी पेट्रोल की जो टैंकी है वो कितने में फुल होगी, उसके मोटरसाइकिल की टैंकी के अंदर कितना पेट्रोल कितने में उसको मिलेगा, एक गाड़ी वाले के अंदर की गाड़ी की टैंकी के अंदर पेट्रोल कितना का जाएगा। चंद दिन अगर इंतज़ार कर लिया जाता, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत को चलने दिया जाता, तो शायद आज हालात इतने क्रिटिकल या इतने संगीन ना होते जितने इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से जो मुलाकात अमेरिकन एम्बेसडर ने की, क्या वो खान साहब की इस बात की तायद नहीं करती कि रजीम चेंज हुआ? क्या वो खान साहब की इस बात की तायद नहीं करती कि साइफर था, उसे डिमॉश किया गया? क्या खान साहब इस बात में सच्चे साबित नहीं होते कि इनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार मौजूद था? क्या खान साहब इस बात में सच्चे नहीं होते कि कुछ आलाकार थे पाकिस्तान के अंदर जिनके ज़रिए से खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया? ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब वक्तन फ़वक्तन आम आदमी के दिमाग को खोल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पेट्रोल महंगा हो गया है, LPG वो भी ऊपर चली गई है, तकरीबन फ़ी किलो 39 रुपये LPG जो है वो ऊपर चली गई है। हमारा डॉलर ऑलरेडी हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी करेंसी ऑलरेडी जो है वो डीवैल्यू होती चली जा रही है। हमारे लिए बदतरीन सूरत हाल ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी करेंसी है, हम भारत के ऊपर बहुत नज़रें लगाते हैं, ताना तशना देते हैं भारत को और कहते हैं कि जनाब हम ऐसे, हम चांद तस्खीर कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। चांद पे तो भारत पहुंच गया और भारत सरेआम कहता है अब हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही मजबूरियों में घिर के खुद ही ख़त्म हो जाएगा, खुदा न खास्ता। ये भारत है। जंग ज़दा अफ़गानिस्तान, जहाँ पर तबाही है, बर्बादी है, जहाँ पर तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त हमने देखा कि उनके पास करेंसी का बड़ा बहरान था, उनके पास डॉलर का शदीद बहरान था, उनके पास ग़ज़ाई किल्लत थी, उनके बुरे हालात थे। साल सवा साल के अंदर तालिबान की इस हुकूमत में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो उनकी करेंसी है वो पाकिस्तान के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फिर बांग्लादेश हमसे टूट के अलग हुआ, वहाँ पे भी किल्लत थी, मसाइल ज़्यादा थे, वसाइल कम थे, वहाँ पे बार बार डिक्टेटरशिप आती रही, वहाँ तबाह बर्बादी का आम आदमी की ज़्यादा नज़र आती है, मगर उसके बावजूद बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है डॉलर की निस्बत। डॉलर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारा सिस्टम बुरी तरह से क्रैश कर गया है। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो बार बार इलेक्शन की बात हो रही है वो होने भी हैं या नहीं होने। अगर होने हैं तो उनकी कब उसका वक्त जो है उसका तयन किया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा तो गया है कि 28 जनवरी तक जो है मुमकिन है, अभी ये हतमी नहीं है, मुमकिन है 28 जनवरी तक पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन हो जाए।
लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुकी थी कि फरवरी का महीना होगा, आप देख लीजिएगा फरवरी के महीने में होगा, क्योंकि इससे पहले अगर वो कराते हैं तो उसकी सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आती। अगर इलेक्शन कमीशन चंद सियासी जमातों के दबाव में आकर पहले की डेट अनाउंस कर सकता है या ये अश्योरिटी दे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हल्का बंदियाँ होनी है वो वक्त से पहले हम तेज़ उसका अमल कर लेंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन करा सकता था। ये उसके ऊपर मुनहसर था, वो करा सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे दबाव कहीं और से है। इस वजह से जब तक खान साहब का कांटा नहीं निकलेगा बज़ाहिर, या जब तक तहरीक इंसाफ बुरी तरह से पिट नहीं जाएगी या तहरीक इंसाफ आउट नहीं हो जाएगी या इसका सफाया नहीं कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है हामिद मीर साहब की एग्जैक्ट वर्ड्स थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जब तक खान साहब अरेस्ट नहीं होंगे, वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। अब सबसे बढ़ के ऑन अब्बास बप्पी साहब जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी अनाउंसमेंट दी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे हैं और कुछ वक्त के लिए वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। बप्पी साहब के बारे में मैं ये आपको बता दूं, ये महकमा औकाफ में रहे हैं। बप्पी साहब ने पीटीआई के लिए बड़ा काम किया। ये मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ जब बप्पी जो हैं, ऑन अब्बास बप्पी तहरीक इंसाफ के लिए काम करते थे, मगर इन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया था। उन दिनों रऊफ़ क्लास्टर साहब ने इस बात के ऊपर, क्योंकि ऑन अब्बास बप्पी साहब का जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, तो खालिस्तान बप्पी साहब ने बड़ा काम किया तहरीक इंसाफ के लिए जनूबी पंजाब के अंदर, और बड़ा उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना जो रोल है उसको प्ले किया। मगर अनफॉर्चुनेटली जब खान साहब आए तो उन्होंने बप्पी साहब को ज़्यादा नवाजा नहीं, तो उसके ऊपर बाकायदा मुझे अच्छे से याद है रऊफ़ क्लास्टर साहब ने बड़ी कंपेन की, कई प्रोग्राम्स में बात करते रहे। फाइनली खान साहब ने जो है वो ऑन अब्बास बप्पी साहब को जो है वो महकमा औकाफ में रखवा दिया, वहाँ पर उनको सेट कर दिया गया। बप्पी साहब जैसे मुखलिस लोगों की तहरीक इंसाफ को अशद ज़रूरत थी, है और हमेशा रहेगी। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि बप्पी साहब ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल सियासत से ब्रेक मुझे वैसी लग रही है जैसे फवाद चौधरी साहब ने ब्रेक ली थी। उन्होंने भी ब्रेक ली थी और लेने के बाद वो 2 दिन नहीं निकाल सके, या शायद जुम्मा 8 दिन नहीं निकाल सके, वो जाके तो तरीन साहब के कैंप के अंदर जाकर बैठ के, पता नहीं बप्पी साहब भी इस तरह से करने वाले या नहीं करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल उन नौजवानों से है या उन यंग लीडर्स के साथ है या उन लोगों से जैसे बप्पी साहब हैं, अगर खान साहब जैसा बूढ़ा आदमी जेल के अंदर बैठ के रियासत की बात करता है, 25 करोड़ आवाम के लिए जेल काट रहा है, भाग भी सकता है, पेशकश भी है उसको, वो जा भी सकता है, वो कायम है अपनी बात में। और कई दफ़ा ये ख़तरा सामने आया कि खान साहब को जहर दिया जा सकता है या खान साहब को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बना लिया गया है। परवेज़ इलाही साहब जैसा बूढ़ा आदमी, वो भी सख्ती बर्दाश्त कर गया। अगर ये लोग गद्दार हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, तो ये क्यों इतनी सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं? हाथ मिला लेना, हाथ नहीं मिलाते। मुझे बड़ा शिद्दत से दुख होता है उन लोगों के लिए जिनका गर्म खून है, मगर वो छोड़ रहे हैं पीटीआई को, चाहे उसकी वजूहात कुछ भी होती हैं। जब आप सियासत में आते हैं तो फिर आप बड़ा सोच समझ के आते हैं, अपनी जान मार कर आते हैं। एक आदमी जेल काट रहा है, सख्ती काट रहा है, मगर अड़ा हुआ है, खड़ा है अपने स्टैंड के ऊपर। परवेज़ इलाही जैसा बूढ़ा आदमी खड़ा है अपने स्टैंड के ऊपर। बहुत सारे और लोग हैं, ये सिर्फ बप्पी साहब की कहानी नहीं, बहुत सारे और लोग हैं जिनका गर्म खून है, मगर वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या उनको लगता है कि जेल के अंदर वो जाके वो नहीं रह सकेंगे। जेल की सख्ती सियासतदान हमेशा बर्दाश्त करता है। फिर अब आ जाते हैं जेफरी रॉबर्टसन के ऊपर। अभी अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी जेफरी रॉबर्टसन जो है, रियासत के ख़िलाफ़ जो लोग काम करते हैं वो हमेशा उनका वकील रहा है। जेफरी रॉबर्टसन एक ऐसा आदमी है जिसने सलमान रुश्दी का भी जो है वो केस लड़ा। जेफरी रॉबर्टसन एक मुतनाज़ आदमी है। जेफरी रॉबर्टसन जो है एक ऐसा वकील है जो बदनामे ज़माना लोगों के केसेस को लड़ता है आलमी अदालतों में, जो रियासत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। मेरा सवाल अता तारड़ साहब से है, कई साल पहले जब हमारी लतीफ़ खोसा साहब से बात हुई तो लतीफ़ खोसा साहब ने, हमने पूछा, मैं थी, आमिर मतीन साहब थे, रऊफ़ क्लास्टर साहब थे, तो लतीफ़ खोसा साहब को हमने इनवाइट किया हुआ था। हमने लतीफ़ खोसा साहब से पूछा कि सर मतलब ये कैसे है कि आप उसके भी वकील थे, फिर आपने उनको छोड़ के इसके भी आप वकील हो गए, तो ये कैसे मुमकिन होता है, मतलब आप किस तरह से? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे अपना किचन भी तो चलाना है। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग किसी एक पार्टी में होते हैं तो उसका मौक़िफ़ दोहराते हैं, फिर आप लोग जिसको हम लोटा करेसी दूसरी ज़ुबान में कहते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसका मौक़िफ़ दोहराते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा
कल तक वो माला जप्ती थी खान साहब की, आज उनको बड़े प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो तमाम लोग जो पीटीआई का हिस्सा थे फिर पीटीआई को छोड़ गए, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे परवेज़ खटक साहब थे। अपने अंदर उनकी इतनी तड़ नहीं थी कि कुछ कर सकते, खान साहब के नाम के ऊपर उनमें तड़ आ गई, तो आज वो भी खान साहब को बुरा भला कहते हैं। मतलब ये कैसे मुमकिन होता है? बिल्कुल इसी तरह से जब भी कोई मौक्कल किसी वकील के पास जाएगा तो वो उसकी ग्राउंड्स के ऊपर मुकदमा लड़ेगा। आप मुझे बताइए कि आप लोगों को तब होश नहीं आता सलमान अकरम राजा जैसा बड़ा वकील, बड़ा बैरिस्टर, बड़ा माहिर कानून, कभी नवाज शरीफ साहब का भी तो वकील था। अगर वो खान साहब का अगर वकील है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जब आप कुछ लोगों को मुतनाज़े करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता जो आप समझते हैं कि अवाम घास खाती है। अवाम घास नहीं खाती, अवाम को अपना अच्छा बुरा पता है। अब अवाम इन चीज़ों से निकल चुकी है, मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है। 4 बंदों को आप रेगुलेट कर सकते हो, 4 बंदों को आप प्रेशराइज़ कर सकते हो, आप हर बंदे को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। अब लोगों को होश आ गया है, एक वकील का काम होता है मुकदमा लड़ना। आप जेफरी रॉबर्टसन का नाम लेके जो है, ना तो वो पीटीआई को दबा सकते हैं, ना पीटीआई के वोटर को दबा सकते हैं, और ना ही अपने झूठ को आप सच कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारे वेरी फेमस वज़ीर आज़म जो हैं, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब। अनवारुल हक काकड़ साहब से मुझे शदीद इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि महंगाई इतनी नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुझे ये बताइए काकड़ साहब, आप एसी वाले कमरे में बैठते हैं, प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में घूमते हैं, डेफिनेटली पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी आप लोगों को मिलते हैं, अच्छा खाते हैं, दस्तरखान पर एक साथ 4 खाने आप लोगों के होते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मनचाही चीज़ें करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके नज़दीक महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो जाए? क्या उस गरीब के लिए महंगाई इतना बड़ा मसला है कि वो खुद भी जहर खाता है, अपनी बीवी को भी जहर देता है, और बाकी के 2 बच्चे भी वो जहर दे के सुला देता है सिर्फ दूध ना ला के देने की वजह से? क्या आपको लगता है कि महंगाई वाकई इतना बड़ा मसला है? एक आदमी अपने 3 बच्चे लेके किसी चौक में खड़ा होता है और बेचने के लिए लगा देता है? या काकड़ साहब, आप मुझे ये बताइए कि महंगाई वाकई इतना बड़ा मसला है कि बिजली का बिल अदा करने के बावजूद बिजली बहाल नहीं होती, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, एक औरत अपने 4 मासूम नन्हे बच्चे छोड़ के खुदकुशी कर लेती है? या महंगाई इतना बड़ा मसला है? कल मेरा दिल खून के आंसू रोया। कल मैंने एक ऐसी वीडियो देखी एक शख्स की जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल कराने आया हुआ था, मोटरसाइकिल के ऊपर था। वो आदमी ने बताया कि आज गिराई नहीं मैं कर सका, मेरी दुकान पे आज बिल्कुल काम नहीं हो सका, किसी के पैसे अदा करने थे, नहीं कर सका। तो उससे एक एंकर ने सवाल किया कि फिर ये कैसे करेंगे आप ये सब चीज़ें? वो आदमी जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ रो पड़ा। एक आदमी रो पड़ा, सरेआम खुलेआम बीच बाजार लोगों के बीच वो रो पड़ा। मतलब इतनी तकलीफ़ है लोगों में कि खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। पाकिस्तान के अंदर इस बढ़ती हुई महंगाई में जराइम बढ़ रहे हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन इतनी फैली हुई है कि लोग इंसानियत की तमीज़ भूल गए हैं। मगर काकड़ साहब, आपको लगता है कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल हो जाए? ज़रा 2 वक्त का आप भी फाका करके देखिए तो समझ आएगी कि महंगाई कितना बड़ा मसला है। सोने पे सुहागा, वो कहते हैं ना, 5 घी में और सर कढ़ाई में, बिल्कुल एज इट इज़ वापडा मुलाजमीन के साथ हुआ है। चीखते रह गए हम सब लोग कि बंद करें ये मुफ्त बिजली, बंद करें ये तमाशा सर्कस, ये बंद होनी चाहिए। आप बताइए, क्या सरकारी मुलाजमत करने वाला तनख्वाह वसूल नहीं करता है? फिर सरकारी मुलाजमत में अगर इतने ही फ़वायद हैं तो बंद कर दें ये प्राइवेट सारे काम और सरकारी दफ्तर खोल लिए जाए ताकि लोग वहाँ पे आके नौकरियाँ करें। वापडा मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस तो मिलता है, 1 से ग्रेड से ऑनवर्ड जितने ग्रेड्स तक होते हैं, अब उनको हज़ारों रुपया जो है ना वो अलाउंस में भी मिलेगा। मुफ्त बिजली मिलती है, मेडिकल अलाउंस मिलता है। अब उन्होंने क्या किया है कि इनके लिए मज़ीद अलाउंस बढ़ा दिया है, ये सारे वापडा मुलाजमीन के लिए। और सबसे ज़्यादा तो काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे आप आए हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी भी बहुत भारी भरकम चीज़ें लेती है, सारा कुछ तो आप लोग ले जाते हैं। एक आम आदमी जो टैक्स भरता है वो क्या लेता है? भूख, अफलास, खुदकुशी, ये लेता है। या मुझे जाते जाते आप बताइए, खान साहब के पास सच नहीं हो गई? मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सके, सच हो जाएगा। ये हो गया सच। जिस तरफ कैदी नंबर 804 जेल की बैरक के अंदर बैठ के ये बार बार बात कर रहा था कि आप लोग मुल्क को श्रीलंका की सूरत हाल पर लेकर चले जाएंगे, वो हो रहा है। आप लोगों में से तो कोई भी जो अहले इक़्तिदार है, कोई भी इस मुल्क को संभाल नहीं सकता। इस मुल्क को सिर्फ खुदा चला रहा है, खुदा की ज़ात चला रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।